So we will be discussing today that what are the different types of writs, अलग अलग प्रकार क्या है writs के, और क्या होता है इन अलग अलग जो ये जो writs आपके सामने मेंशन है, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, मेंडेमस क्या होता है, प्रोहिबिशन कब लगाया जा सकता है, सर्शियोरी नाम का जो रिट है ये ऑर्डर है ये गवर्नमेंट को कब दिया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वो वारंटो कब दिया जाएगा। तो रिट मतलब क्या होता है, सिंपली रिट मतलब होता है एनी ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ जब ऑर्डर देती है गवर्नमेंट को किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स और रिस्टोर करने के लिए, तो उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, रिट कहते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी एंड क्वो वारंटो। सबसे पहले देखेंगे कि हेबियस कॉर्पस क्या होता है। ठीक है, हेबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, दिस इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। ठीक है, टू हैव द बॉडी। अब हेबियस कॉर्पस क्या हुआ, हमने बात की थी डिटेंशन की, किसी भी एक व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लिया गया है ना, और अरेस्ट करने का ग्राउंड्स, क्या कभी किसी व्यक्ति को ग्राउंडलेस मोटिव से अरेस्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया तो उसको अरेस्ट करने के बाद क्या टाइम फ्रेम दिया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए, तो द टाइम फ्रेम इज 24 आवर्स। ठीक है, एक इंसान को अरेस्ट कर लिया गया है और उसका अरेस्ट जो है 24 आवर्स के विद इन पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना ही पड़ेगा। अगर 24 घंटे से टाइम फ्रेम एक्सीड कर जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे, इलीगल अरेस्ट या फिर इलीगल डिटेंशन। तो हेबियस कॉर्पस जो है, हेबियस कॉर्पस आप देखते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वो शस्त्र, एक वो औजार है, इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन या इलीगल अरेस्ट। ठीक है, इलीगल डिटेंशन या इलीगल अरेस्ट। इलीगल डिटेंशन या अरेस्ट क्या होता है कि भाई 24 आवर्स का जो टाइम फ्रेम है ना वो एक्सीड हो चुका है, वो अब जो है बढ़ चुका है, एंड यू हैव एक्सीडेड द टाइम लिमिट, तो अब इस अरेस्ट को इलीगल माना जाएगा। तो इलीगल रूप से अगर डिटेंशन किया गया है तो उसके बदले एक विक्टिम, मान लीजिए कि आदित्य को इलीगल रूप से डिटेन करके रखा गया, 24 घंटे बीत गए, तो ये इनके पास पूर्ण रूप से ये अधिकार है कि ये जा सकते हैं, he can apply, he can appeal in the court of laws like high court and supreme court कि भाई मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, they had detained me and they have not produced me before the magistrate after the completion or before time, जो कि 24 आवर्स दिया गया है। अगर इलीगली इनको डिटेन किया गया है तो अब कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट ऑर्डर देंगे गवर्नमेंट को कि बेसिकली इनके जो इस रिगार्ड में इनके साथ में जो भी चीजें हुई हैं, दिस वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और इनके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराना, उसको रिस्टोर कराना जो है अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, जुडिशरी की होगी। ठीक है, सो इन दैट फ्रंट अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे सबसे पहले, इसके बाद क्या करेंगे, एससी और एचसी विल एग्जामिन, मामले की जांच पड़ताल करेंगे, एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन, यानी इनको डिटेन करके रखा गया ऑफ डिटेंशन, तो वो डिटेंशन लीगल था या इलीगल था, किस ग्राउंड्स पे था, ये एग्जामिन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके माध्यम से बेसिकली एक रिट जारी करेगी कोर्ट और गवर्नमेंट को ऑर्डर देगी, और उस रिट को इलीगल डिटेंशन के बेसिकली फील्ड में अगर रिट जारी होता है तो उस रिट को क्या कहते हैं, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, मान लीजिए कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया अगर वो पेटिशन फाइल करने की हालत में नहीं है, अगर वो कोर्ट तक नहीं जा सकते, तो उनके कुछ क्लोज रिलेटिव्स, उनके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, वाइफ या फिर फ्रेंड्स, दे कैन ऑल्सो ऑन द बिहाफ ऑफ विक्टिम file a petition, put a petition into the court of law to issue the writ of
हेबियस कॉर्पस, ठीक है। तो उनके क्लोज फ्रेंड्स या क्लोज रिलेटिव्स भी ये काम कर सकते हैं उनके बिहाफ पे। और यहां तक कि ये एप्लीकेबल किस पे है, हेबियस कॉर्पस इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल टू, सबसे पहले पब्लिक अथॉरिटीज पे भी एप्लीकेबल है, पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यानी कि आपने देखा पुलिस ने इलीगली डिटेन कर लिया तो हेबियस कॉर्पस जा सकता है ना 24 आवर्स एक्सीड होने के बाद। तो ये पब्लिक अथॉरिटी है ना, तो इनके अगेंस्ट में हेबियस कॉर्पस चला गया। यदि आपके घर के पड़ोस में कोई रहता है और उसने जबरदस्ती आपको घर में हाउस अरेस्ट कर लिया, घर में बंद करके रख लिया और इलीगली, तो वो भी एक तरीके का क्या होगा, इलीगल डिटेंशन होगा, इलीगल हाउस अरेस्ट होगा। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी आप कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की डिमांड कर सकते हैं। तो हेबियस कॉर्पस नाम की रिट जो है पब्लिक अथॉरिटीज पे भी और साथ ही साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई हो सकती है। दिस इज हेबियस कॉर्पस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैंडेमस देखते हैं। मैंडेमस इसको इरेज कर दो, लिख लो आराम से लिख लो। चले, हेबियस कॉर्पस इज डन, इरेजर लेंगे हम। ठीक है, अब है दूसरा हमारे पास रिट क्या है, मैंडेमस। मैंडेमस का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड, हम आपको एक कमांड दे रहे हैं, ठीक है, वी कमांड। अब मैंडेमस होता क्या है, अब आप देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। आप जानते हैं आर्टिकल 19 जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आर्टिकल 19 जो है कहता है कि आपके पास पूर्ण रूप से अधिकार है कि आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है। आपके पास आर्टिकल 19 कहता है कि आप जैसे मान लीजिए प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, इसने बोल दिया कि आप किसी भी प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस जो है आप कर सकते हैं, आपको आजादी है भाई, कोई इसमें जो है बाध्यकारी नहीं बनेगा, प्रोफेशन की प्रैक्टिस करने की आजादी है। आपने कहा कि आपको एक पर्टिकुलर बिजनेस करना है, उसके बिजनेस के लिए आपको लगेगा लाइसेंस। लाइसेंस बनाने वाली जो अथॉरिटीज हैं, मान लीजिए इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिचुएशन, लाइसेंस बनाने वाली अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने आपसे घूस मांग लिया, या फिर आपने अगर घूस नहीं दिया, या फिर आपने किसी भी कारणवश कोई भी अननेसेसरी डिमांड की गई जिसकी वजह से आपके लाइसेंस की प्रतिक्रिया जो है वो लंबी चल रही है, या फिर वो हो ही नहीं रही है, या फिर उसके प्रति कोई काम ही नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आर्टिकल 19 में एक करप्शन हो गया ना। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक रिट जारी करता है, एक रिट इशू करता है जिसको हम कहते हैं मैंडेमस। और इसमें ये बताते हैं, ये बेसिकली एक तरीके का ऑर्डर देते हैं कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, अपनी स्पेसिफाइड ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो इसमें बेसिकली उसको एक तरीके का ऑर्डर दिया जाता है कि प्लीज डू योर ड्यूटी एंड डू नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कि मैंडेमस में आप क्या बोल सकते हैं कि किसके अगेंस्ट इसको इशू किया जाता है, इट इज इशूड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल, इशूड अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर या पब्लिक ऑफिशियल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट इज इशूड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है। और पब्लिक ऑफिशियल जो कि अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है और फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, पब्लिक ऑफिशियल हु इज not doing his duty, जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, एंड वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, और किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो ऐसे केस में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ये क्या करेंगे, कमांड देंगे, रिट जारी करेंगे, जिस रिट का नाम क्या होगा, मैंडेमस।
सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंडेमस में ये है, जो आपसे कभी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, कि मैंडेमस जो रिट है वो कहां कहां अप्लाई हो सकता है, कहां कहां अप्लाई नहीं हो सकता है। तो किसके किसके लिए जो है ये इशू किया जा सकता है, सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं चार्ट, इशूड अगेंस्ट, किसके लिए इशू किया जा सकता है यहां लिख लेंगे। और अच्छा, इसको इरेज कर दो क्या, इस पूरे को लिख लिया है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे किसके लिए इशू किया जा सकता है, और किसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इशू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले किसके लिए इशू किया जा सकता है, तो पब्लिक बॉडी, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए ये इशू किया जा सकता है। दूसरा, कोई भी कॉरपोरेशन अगर है तो उस कॉरपोरेशन उस संघ के लिए बेसिकली ये इशू किया जा सकता है। तीसरा, किसी भी लोअर कोर्ट या फिर किसी भी इंफीरियर कोर्ट के लिए, ये इंफीरियर कोर्ट के लिए इशू किया जा सकता है। चौथा है, ट्राइब्यूनल्स के लिए भी ये इशू किया जा सकता है। और पांचवा है कि कोई भी किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कोई भी बॉडी या ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के लिए इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये वो फील्ड्स हैं जिस फील्ड में आप मैंडेमस इशू करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। ट्राइब्यूनल ये एक तरीके के कोर्ट होते हैं, ठीक है, ये सबवर्सिव लेवल पे कोर्ट होते हैं, आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर नाउ यू जस्ट नो कि ट्राइब्यूनल्स के लिए ये इशू किया जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे वो बॉडीज जिनके लिए मैंडेमस इशू नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के खिलाफ, सबसे पहले आप जो है भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ इशू नहीं करा सकते हैं मैंडेमस। किसी भी स्टेट के गवर्नर के खिलाफ आप मैंडेमस इशू नहीं करा सकते हैं। ये दो मेजर लोग हैं जिनके खिलाफ कोई भी रिट जो है वो इशू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में एक पेंटर को बुलाया कि भाई आओ और ये वाला दीवार जो है पेंट कर दो, उसने कह दिया कि हम आकर के पेंट कर देंगे, लेकिन वो नहीं आया, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ये बोल करके कि भाई उसने अपनी ड्यूटी जो है टाइम पे इम्पार्ट नहीं की और मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है। तो किसी भी प्राइवेट जो इंडिविजुअल है, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ आप मैंडेमस इशू नहीं करा सकते हैं। साथ ही साथ आफ्टर दैट वी नो कि किसी भी तरीके की डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज जो है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, आप लिख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट्स, बस लिख लीजिए, आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया या किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट उस डील की अकॉर्डिंग अगर काम नहीं हुआ तो आप नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में मैंडेमस इशू कराने के लिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनके खिलाफ भी आप मैंडेमस इशू नहीं करा सकते हैं। तो दीज ऑल आर द पीपल जिनके खिलाफ मैंडेमस इशू कराया जा सकता है, दीज ऑल आर द पीपल जिनके खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इज प्रोहिबिशन। अब इसके बाद जो है प्रोहिबिशन, सर्शियोररी और क्वो वारंटो हम बहुत ही अच्छे से एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे। इसको इरेज कर दो। ठीक है, अब प्रोहिबिशन क्या है, तो प्रोहिबिशन शब्द का मतलब क्या होता है, किसी पे भी कोई रोक लगाना। ठीक है, आप देखते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मर्डर केस। ठीक है, मान लीजिए एक मर्डर हो गया और मर्डर करने वाला व्यक्ति जो है एक 17 साल का लड़का है ना। तो जुवेनाइल एज क्या होती है, जुवेनाइल एज होती है 18 वर्ष। 18 वर्ष से अधिक की आयु का जो भी मतलब अगर क्रिमिनल है तो आप उसको लोअर कोर्ट्स में या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप उसको मूव करा सकते हैं। लेकिन अगर उससे नीचे की एज का कोई व्यक्ति है तो केवल और केवल जुवेनाइल कोर्ट्स में आप उसका ट्रायल करा सकते हैं। होता क्या है कि अब लोअर कोर्ट ने इस मामले को ले लिया और एक जुवेनाइल को जो 18 वर्ष से कम का है उसका ट्रायल कहां चल रहा है, लोअर कोर्ट में चल रहा है। तो इसके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ
एक रिट जारी करती है उसको कहते हैं प्रोहिबिशन। और ये रिट किसको जारी करेगी? लोअर कोर्ट को जारी करेगी और कहेगी कि भैया एक बात बताओ कि तुमको ये अधिकार ही नहीं है कि तुम किसी भी जुवेनाइल का ट्रायल अपने वहां पे कराओ, तो तुम क्यों करा रहे हो? यानी कि प्रोहिबिशन इज इशूड टू द लोअर कोर्ट्स और टू द ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स भी कोर्ट होते हैं एक तरीके के, ठीक है, टू बार देम फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट दे आर डूइंग। अगर लोअर कोर्ट कोई भी मामला अगर चला रहा है या उस मामले पे जजमेंट देने जा रहा है, या फिर लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल जो है किसी भी मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जुडिशरी के लिए उसको टेक ओवर कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ अगर रिट जारी होती है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन इज ऑलवेज इशूड किसको, किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है? बोलो बोलो। इशूड अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट और ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, इनके खिलाफ इशू किया जा सकता है। एक एग्जांपल में मैंने आपको बताया है कि जुवेनाइल मर्डर केस। अब ये तो प्रोहिबिशन हो गया। सर्शियोररी क्या होता है? यही सेम एग्जांपल को आप उठा लीजिए कि जुवेनाइल का मर्डर केस चला, ठीक है, मान लीजिए कि जुवेनाइल मर्डर केस चल चुका है लोअर कोर्ट में। चलना कहां चाहिए था? जुवेनाइल कोर्ट में, लेकिन चल चुका है लोअर कोर्ट में और लोअर कोर्ट ने इसके ऊपर एक जजमेंट भी दे दी है और सजा भी सुना दी है। तो सजा सुनाने के बाद अगर विक्टिम को ये बात मालूम चलती है कि अरे ये तो गलत हो गया, हम तो बेसिकली डिटेल होने थे जुवेनाइल कोर्ट में, लेकिन हमारी डिटेलिंग न सिर्फ लोअर कोर्ट में हुई बल्कि लोअर कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया और अब हम जेल भी जा रहे हैं। तो इस केस में जब वो जाता है तो कोर्ट ऑफ लॉ यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक रिट जारी करती है जिसका नाम है सर्शियोररी। सर्शियोररी के माध्यम से ये लोअर कोर्ट्स के द्वारा दिए गए जजमेंट को खारिज कर सकती है पूर्ण रूप से, यानी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करके लोअर कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई यानी कि खारिज कर सकती है। तो क्या हो गया अब यहाँ पे? सर्शियोररी किसके अगेंस्ट में इशू होगा? अगेन इशूड अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स, ठीक है, और इसमें इसके अंतर्गत सर्शियोररी के अंतर्गत क्या हो सकता है कि किसी भी लोअर कोर्ट के जजमेंट को नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर कोई जो है पावर एक्सरसाइज करती है तो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके ऊपर ये सर्शियोररी नाम का रिट जारी कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वो वारंटो। अब क्वो वारंटो में क्या हो गया कि महिमा खड़ी हो गई और इन्होंने कहा कि भाई आई एम होल्डिंग दिस ऑफिस। मान लीजिए कोई भी एक पब्लिक ऑफिस है, कोई मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, चाहे कोई भी ऑफिस है, वहां जाकर के बैठ गई और उन्होंने कहा कि आई एम इंटाइटल्ड टू होल्ड दिस ऑफिस। इन्होंने क्लेम किया कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिस है ये मेरा है, ठीक है, आई एम इंटाइटल्ड टू होल्ड दिस ऑफिस। बट इन एनी केस अगर ये इलीगल हो रहा है, इलीगल रूप साउंड कर रहा है, या फिर किसी भी तथ्यों से पता चलता है कि महिमा के द्वारा बनाए गए क्लेम जो है वो इलीगल है, शी इज नॉट द एक्चुअल होल्डर ऑफ दिस पब्लिक ऑफिस, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू क्वो वारंटो नाम का एक रिट। क्वो वारंटो जब इशू करती हैं तो किस लिए करती हैं? टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। एक पर्सन ने दावा किया कि ये पब्लिक ऑफिस इनका है, तो अब ये पब्लिक ऑफिस लीगल रूप से इनका ये होल्डर है या नहीं है, इस चीज को इंक्वायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिस भी तरीके की रिट जारी करती है उसको क्या कहते हैं? क्वो वारंटो। यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं टू इंक्वायर द लीगैलिटी, टू इंक्वायर द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ a person to public offices, public office, ये हमारा हो गया क्वो। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, और ये 5 प्रकार के जो रिट हैं ये हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के माध्यम से इंश्योर किए जाते हैं। बाय द मीन्स ऑफ दीज 5 टाइप्स ऑफ रिट्स एनीबडी एंड एवरीबडी कैन क्लेम द रिस्टोरेशन and the enforcement of their fundamental rights.